नमस्कार यूपीएससी योद्धाओं, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण और अक्सर बहस वाले अध्याय में। बिल्कुल। आइग्नू का यूनिट 17 औद्योगिकरण के पैटर्न्स यानी पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, और ये टॉपिक सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो भारत की जो आज की आर्थिक यात्रा है ना, उसकी नींव है। सही कहा। इसे समझना यूपीएससी मेंस के लिए, खासकर जीएस पेपर 1 और पेपर 3 के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अत्यंत आवश्यक। आज हम इसी यूनिट 17 का आइग्नू के स्टडी मटेरियल का शब्दशाह विश्लेषण करेंगे, गहराई में उतरेंगे। और सवाल वही है जो दिमाग में घूमता रहता है कि भाई ब्रिटिश राज में भारत में औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं हुई? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी जैसी। हाँ, क्या यहाँ औद्योगिकरण हुआ या फिर इसका उल्टा वी औद्योगिकरण माने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और इस चर्चा से ना सिर्फ तथ्य मिलेंगे बल्कि विश्लेषण करने की, सोचने की क्षमता भी विकसित होगी, जो यूपीएससी के लिए क्रूशल है। तो अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर पहलू को खोलकर रखेंगे, परिभाषाओं से लेकर हाँ, आंकड़ों तक। अलग-अलग दौर, प्रमुख कंपनियों की कहानियां, जैसे बर्ड हाइलगर्स बनाम बिरला ब्रदर्स, दिलचस्प मुकाबला था वो। है ना? और अंत में वो बड़ा सवाल कि आखिर भारत एक औद्योगिक टेक ऑफ क्यों नहीं कर पाया, वो उड़ान क्यों नहीं भर पाया। हाँ, वो टेक ऑफ वाली बात। हम हर जरूरी नाम, तारीख, आंकड़े सब दोहराएंगे ताकि याद रखने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक यात्रा। पहला सेक्शन है 17.1 इंट्रोडक्शन, भूमिका। हाँ, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अंग्रेजों के आने से पहले, मतलब जब ब्रिटिश विजय पूरी हुई 1757 से 1818 के बीच, उससे पहले भारत की क्या स्थिति थी? क्या थी स्थिति? देखिए, भारत उस वक्त कारीगर उद्योगों में, खासकर कपड़ा उत्पादन और उसके निर्यात में, दुनिया का एक तरह से लीडर था। हमारे मलमल, हमारे छींट की पूरी दुनिया में धूम थी। सही, मतलब हम एक औद्योगिक शक्ति तो थे, भले ही वो कारीगर आधारित थी। बिल्कुल। लेकिन फिर अंग्रेज आए और कहानी बदलने लगी। यहीं से बहस शुरू होती है। एक तरफ थे रोमेश चंद्र दत्त, कांग्रेस के बड़े नेता और आर्थिक इतिहासकार भी। हाँ, आरसी दत्त, और दूसरी तरफ थे उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। अच्छा, इन दोनों में क्या बहस हुई? दत्त साहब का सीधा आरोप था कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने भारत के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को जानबूझकर तबाह कर दिया, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। और कर्जन? कर्जन का दावा बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे कि नहीं जी, ब्रिटिश राज में तो भारत का आर्थिक सुधार हुआ है, तरक्की हुई है। तो ये एकदम दो विपरीत छोर हो गए। बिल्कुल। और यही मूल प्रश्न आज तक चला आ रहा है। हुआ क्या था? कुछ औद्योगिकरण हुआ था या पूरी तरह वी औद्योगिकरण? इसमें दो मुख्य विचारधाराएं भी हैं शायद। हाँ, मोटे तौर पर दो दृष्टिकोण हैं। एक तरफ राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकार हैं जो दत्त वाली लाइन पर ज्यादा जोर देते हैं, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। और दूसरी तरफ है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, जिनके विचार थोड़े अलग हैं। वो मानते हैं कि शायद तस्वीर इतनी सीधी नहीं थी। लेकिन एक बात पर तो शायद सब सहमत है। हाँ, इस बात पर कोई विवाद नहीं है, कोई बहस नहीं है कि जैसी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका या जापान में हुई, बड़े बड़े कारखाने, टेक्नोलॉजी में बदलाव, पूरी अर्थव्यवस्था का रूपांतरण, वैसा भारत में ब्रिटिश राज में नहीं हुआ। ये बात साफ है। ठीक है, तो ये भूमिका तो साफ हो गई। अब आते हैं सेक्शन 17.2 पर। औद्योगिकरण क्या है? व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? ये सवाल क्यों जरूरी है भारतीय संदर्भ में? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि औद्योगिकरण की जो परिभाषा हम आमतौर पर इंग्लैंड के अनुभव से लेते हैं, मतलब बड़े पैमाने के कारखाने, मशीनें, वो शायद भारत पर पूरी तरह लागू नहीं होती, खासकर शुरुआती दौर में। अच्छा, कैसे? देखिए, जैसा हमने कहा, 19वीं सदी के आखिरी में कुछ कारखाने भारत में जरूर लगे, जैसे कपास और जूट की मिलें, पर पूरी अर्थव्यवस्था पर उनका असर बहुत कम था। भारत की औद्योगिक शक्ति का आधार तब भी और काफी हद तक बाद में भी कुटीर उद्योग ही थे। छोटे छोटे कारीगर, बुनकर, लोहार। हाँ, वो लाखों लोग जो अपने घरों या छोटी वर्कशॉप्स में काम करते थे। बिल्कुल, हाँ। 1900 से 1947 के बीच 20वीं सदी में बड़े पैमाने के उद्योग थोड़े महत्वपूर्ण जरूर बने, टिस्को वगैरह आए, लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ बड़े कारखानों को देखकर कहें कि औद्योगिकरण हुआ या नहीं हुआ, तो हम तस्वीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ देंगे। मतलब हमें छोटे पैमाने और कुटीर उद्योगों को भी ध्यान में रखना होगा, खासकर दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक। निश्चित रूप से। तो फिर परिभाषा क्या हो?
इसके कई पहलू हो सकते हैं। जैसे? एक परिभाषा हो सकती है सिर्फ बड़े पैमाने के उद्योगों का तेज विकास। अगर ये परिभाषा लें तो शायद हाँ 1900 से 1947 के बीच कुछ हद तक ऐसा हुआ, पर 19वीं सदी में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये एक नजरिया हुआ। और दूसरा नजरिया हो सकता है कुल औद्योगिक उत्पादन का विकास, यानी बड़े कारखाने और छोटे कारीगर दोनों का मिलाकर क्या अर्थव्यवस्था में उद्योग का हिस्सा यानी सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा कृषि यानी प्राइमरी सेक्टर की तुलना में बढ़ा या घटा। इसका क्या जवाब है? इसके संकेत ये हैं कि 19वीं सदी में शायद ये हिस्सा घटा, मतलब विऔद्योगीकरण हुआ, लेकिन 20वीं सदी में ये हिस्सा बढ़ा, मतलब औद्योगीकरण हुआ। तो यहाँ विरोधाभास दिखता है, 19वीं सदी में गिरावट, 20वीं में बढ़त। हाँ, और एक तीसरा पहलू भी है। वो क्या है? औद्योगिक रोजगार में वृद्धि, यानी फैक्ट्री और कारीगरी दोनों में मिलाकर काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी या घटी। जनगणना के आंकड़े होंगे इसके लिए? हाँ, जनगणना के आंकड़े 1872 से 1951 तक देखते हैं तो कोई बहुत स्पष्ट रुझान नहीं दिखता। ना तो साफ तौर पे औद्योगिकरण दिखता है, ना ही साफ तौर पे औद्योगिकरण। मामला थोड़ा मिला जुला है। तो मतलब हम किस परिभाषा से देख रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि हमें औद्योगिकरण दिखता है या नहीं। बिल्कुल। इसलिए निष्कर्ष यह है कि हमें इन सभी परिभाषाओं को, बड़े उद्योग, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सबको ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होगा। कोई एक सिंपलिस्टिक जवाब नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि मामला पेचीदा क्यों है। अब आते हैं सेक्शन 17.3 मेजरमेंट यानी मापन पर। अब आंकड़ों की बात होगी। हाँ, अब थोड़ा स्टैटिस्टिकल एविडेंस देखते हैं। पहले बड़े पैमाने के उद्योगों पर ध्यान देते हैं। 19वीं सदी के क्या आंकड़े हैं हमारे पास? 19वीं सदी के लिए एलन हेस्टन के अनुमान काफी इस्तेमाल होते हैं। उनके हिसाब से 1868-69 में बड़े उद्योगों का उत्पादन स्थिर कीमतों पर करीब 53 मिलियन रुपए था। 53 मिलियन ठीक है। और 1899-1900 तक ये बढ़कर 1023 मिलियन रुपए हो गया। ओह, 53 मिलियन से 1023 मिलियन, ये तो बहुत बड़ी छलांग लगती है। हाँ, सुनने में तो ये बहुत तेज वृद्धि लगती है, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। क्या? कि ये शुरुआत लगभग शून्य से हुई थी, जीरो बेस से। तो राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में इन बड़े उद्योगों का योगदान बहुत ही कम था। 1868-69 में सिर्फ 0.17%, सिर्फ 0.17%। सिर्फ इतना? हाँ, और 1899-1900 तक बढ़कर भी ये सिर्फ 2.65% हुआ, 2.65%। मतलब 3% से भी कम। बिल्कुल। तो हेस्टन के आंकड़े दिखाते हैं कि 1900 में भी भारत मूल रूप से एक कृषि प्रधान और कारीगर आधारित अर्थव्यवस्था ही था। बड़े कारखाने दिखने लगे थे, पर वो अर्थव्यवस्था के समुद्र में एक छोटी सी बूंद जैसे थे। इसीलिए शायद रोमेश चंद्र दत्त जैसे लोगों ने इन शुरुआती आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि असर बहुत कम था। हो सकता है उनका फोकस शायद पारंपरिक उद्योगों के पतन पर ज्यादा था। ठीक है, ये तो हुई 19वीं सदी की बात। अब 20वीं सदी यानी 1900 से 1947 के आंकड़े। 20वीं सदी के लिए एस शिव सुब्रमण्यम के आंकड़े सबसे ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। उन्होंने काफी विस्तार से काम किया है। उनके आंकड़ों से क्या मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं? पहला और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, 1900 के बाद कोई स्पष्ट औद्योगिकीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। ये बात साफ है। अच्छा, तो कर्जन कुछ हद तक सही थे। हाँ, इस मायने में कि 1900 के बाद गिरावट नहीं हुई, लेकिन जो औद्योगिकीकरण हुआ वो, जैसा मैंने पहले कहा, कुछ हद तक ही था और बहुत कमजोर और रुक रुक कर होने वाला था, कंसिस्टेंट नहीं था। इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। शिव सुब्रमण्यम के आंकड़ों के मुख्य बिंदु क्या हैं? इसमें शायद यूनिट में एक चार्ट 1 भी दिया है। हाँ, चार्ट 1 इसी ट्रेंड को दिखाता है। तो बिंदुवार देखते हैं। पहला बिंदु, फैक्ट्री उत्पादन में काफी तेज वृद्धि हुई, लगभग 4.41% प्रति वर्ष की दर से। 4.41% सालाना, ये तो अच्छी ग्रोथ रेट है। इसका कारण क्या था? इसके 2 मुख्य कारण थे। एक, प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ा, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ी। लगभग 47.9% की वृद्धि हुई प्रति श्रमिक उत्पादन में, यानी मजदूर ज्यादा माल बनाने लगे। हाँ, और दूसरा कारण था कि फैक्ट्रियों की संख्या भी बढ़ी, नई फैक्ट्रियां लगी। यूनिट में शायद तालिका 1, टेबल 1 इसी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को दिखाती है। ठीक है, तो फैक्ट्री उत्पादन तेजी से बढ़ा, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु फैक्ट्री रोजगार, फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा है। फैक्ट्री रोजगार बढ़ा तो सही, लेकिन उत्पादन की तुलना में काफी धीमी गति से बढ़ा। अच्छा,
आंकड़े क्या कहते हैं? संख्या देखें तो 1901 में अविभाजित भारत में फैक्ट्री रोजगार करीब 5.84 लाख था, 5.84 लाख। और 1946 तक ये बढ़कर 28.44 लाख हो गया, 28.44 लाख। तो बढ़ा तो काफी है, 5 गुना से ज्यादा। हाँ, बढ़ा है, लेकिन जिस रफ्तार से उत्पादन बढ़ा 4.41% सालाना, उस रफ्तार से रोजगार नहीं बढ़ा। इसका मतलब है कि औद्योगिक विकास ज्यादातर टेक्नोलॉजी या पूंजी आधारित था, श्रम आधारित कम। और ये संख्याएं 28 लाख भारत की विशाल जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम थीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति तो बिल्कुल नहीं थी, पर हाँ कुछ हद तक औद्योगिकरण जरूर था। यूनिट में तालिका 2, चार्ट 2 और चार्ट 3 इसी रोजगार के ट्रेंड को दिखाते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री उत्पादन तेज, फैक्ट्री रोजगार धीमा। तीसरा बिंदु है कारीगर उत्पादन के बारे में, यानी छोटे पैमाने के उद्योग। यहाँ तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है। कैसे? कारीगर उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन बहुत धीमी, सिर्फ 0.46% प्रतिवर्ष, 0.46% सालाना, तालिका 3। ठीक है, यानी फैक्ट्री उत्पादन से बहुत कम। हाँ, बहुत कम। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कारीगरों की संख्या असल में घट गई। अगर हम 1901 की जनगणना की तुलना 1951 की जनगणना से करें तो कारीगरों की संख्या कम हुई है। ओह, उत्पादन थोड़ा बढ़ा पर लोग कम हो गए, इसका मतलब? इसका मतलब है कि जो कारीगर बचे रहे उनका प्रति कारीगर उत्पादन बढ़ गया। शिव सुब्रमण्यम के अनुसार प्रति कारीगर उत्पादन में करीब 34% की वृद्धि हुई, तालिका 1, टेबल 1। अच्छा, तो कुछ कारीगर शायद बेहतर तकनीक अपना रहे होंगे या ज्यादा कुशल हो गए होंगे। हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ये एक मिलीजुली तस्वीर है। उत्पादन थोड़ा बढ़ा पर रोजगार घटा। कुछ कारीगरों ने तरक्की की, पर बहुत सारे शायद काम से बाहर हो गए। ये बहुत अहम नुक्ता है। चौथा बिंदु क्या है? चौथा बिंदु है कुल औद्योगिक क्षेत्र को मिलाकर देखना, यानी बड़े कारखाने और छोटे कारीगर दोनों को जोड़कर। हाँ, ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो कुल मिलाकर औद्योगिक उत्पादन 1.68% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा, 1.68% सालाना। ये फैक्ट्री वाले 4.41% से काफी कम है। हाँ, क्योंकि कारीगर उत्पादन की धीमी गति 0.46% ने कुल औसत को नीचे खींच लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उद्योग का हिस्सा बढ़ा तो, पर बहुत ज्यादा नहीं। 1900 में ये करीब 10.8% था, जो 1946 में बढ़कर 14.9% हो गया। 10.8% से 14.9%। मतलब 46 सालों में सिर्फ 4% की बढ़त। बिल्कुल। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि औद्योगिकरण हुआ, पर बहुत धीमी गति से, और ये भारत की अर्थव्यवस्था को, जो मुख्य रूप से कृषि आधारित थी, बदलने में नाकाम रहा। ये तो भारत के अंदर की तस्वीर हुई। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम कहाँ थे? ये भी एक दिलचस्प तुलना है। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस के कुछ आंकड़े हैं 1913 से 1938 की अवधि के लिए। क्या दिखाते हैं वो? वो दिखाते हैं कि इस दौरान भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ 139.7% थी, 139.7%। और विश्व का औसत? विश्व का औसत था 82.7%, 82.7%। अरे, तो भारत की ग्रोथ रेट विश्व औसत से काफी बेहतर थी। हाँ, और सिर्फ विश्व औसत से ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देशों से भी हमारी ग्रोथ रेट ज्यादा तेज थी इस पीरियड में। ये तो चौंकाने वाली बात है। लेकिन दो बड़े लेकिन हैं अब। अच्छा, वो क्या? पहला, हमारी ग्रोथ सोवियत संघ और जापान जैसी देशों से धीमी थी, जो उस समय तेजी से औद्योगिकरण कर रहे थे। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण लेकिन ये है कि भारत का शुरुआती आधार स्तर बहुत ज्यादा नीचा था। हाँ, वो शून्य से शुरुआत वाली बात। बिल्कुल। जब आप बहुत नीचे से शुरू करते हैं तो थोड़ी सी भी बढ़त प्रतिशत में बहुत ज्यादा दिखती है। तो ये 139.7% की वृद्धि प्रभावशाली लगती है, पर ये उस बुनियादी तात्पर्य को नहीं बदलती कि भारत औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था और ये वृद्धि उसे एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति बनाने के लिए काफी नहीं थी। समझ गया। तो आंकड़ों का लब्बो-लुबाब ये है कि 1900 के बाद कुछ औद्योगिकरण हुआ, फैक्ट्री उत्पादन बढ़ा, पर रोजगार उतना नहीं, कारीगरी क्षेत्र कमजोर हुआ और कुल मिलाकर औद्योगिक विकास धीमा रहा,
जिसने अर्थव्यवस्था का ढांचा नहीं बदला और दुनिया की तुलना में ग्रोथ रेट अच्छी दिखी, पर वो लो बेस इफेक्ट की वजह से थी। एकदम सही सारांश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 17.4 पर पीरियडाइजेशन यानी काल विभाजन। 1850 से 1947 तक के इस लंबे दौर को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखने की जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि इस पूरे दौर में औद्योगिकरण का पैटर्न एक जैसा नहीं रहा। समय के साथ बदलाव आए। किस तरह के बदलाव? जैसे कौन से उत्पाद बन रहे थे, उनके बाजार कहाँ थे, घरेलू या विदेशी, उद्योग किन शहरों या इलाकों में लग रहे थे, और सबसे जरूरी, उद्योग लगा कौन रहा था, ब्रिटिश उद्यमी या भारतीय उद्यमी। इन सब में समय के साथ फर्क आया। तो मोटे तौर पर कितने दौरों में बांटा गया है इसे? इसे 3 मुख्य अवधियों में बांटा गया है। पहला 1850 से 1914 तक, यानी पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक। हाँ। दूसरा दौर है 1914 से 1939 तक। पहले विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तक। सही। और तीसरा दौर है 1939 से 1947 तक, यानी दूसरा विश्व युद्ध और आजादी तक का समय। ठीक है, तो एक एक करके इन दौरों को देखते हैं। पहला 17/4/1850 से 1914। इस दौर की क्या खासियतें थीं? देखिए, ये वो दौर था जब भारत में आधुनिक उद्योगों की नींव पड़ रही थी। शुरुआती उद्योग कौन से थे? जूट की मिलें बंगाल में और कपास की मिलें बॉम्बे में। ये 1850 के दशक में शुरू हुई। इनसे भी पहले कुछ था? हाँ, इनसे पहले कोयला खनन शुरू हो चुका था रानीगंज में 1820 के आसपास, और चाय के बागान असम में 1839 में लगे थे। अच्छा, तो कोयला, चाय, फिर जूट और कपास। हाँ, और इस पूरे शुरुआती दौर में 1914 तक ब्रिटिश प्रभुत्व साफ दिखता है। शिपिंग पर उनका कब्जा, विदेशी व्यापार पर उनका नियंत्रण, और जो शुरुआती उद्योग लगे, चाय, कोयला, जूट, यहाँ तक कि शुरू में कपास भी, इनमें ज्यादातर पैसा और मैनेजमेंट अंग्रेजों का था। और ये उद्योग किस चीज पर केंद्रित थे? इनका मुख्य फोकस निर्यात पर था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। चाय इंग्लैंड जाती थी, जूट का माल बाहर जाता था, कोयला भी रेलवे और शिपिंग के अलावा बाहर भेजा जाता था। उत्पादन किस तरह का था? मतलब क्या चीजें बन रही थी? ज्यादातर औपनिवेशिक माल, कॉलोनियल गुड्स थे, और उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स। कोयले को छोड़ दें तो बाकी चीजों का घरेलू मांग पर या देश की अपनी उत्पादक क्षमता, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने पर ज्यादा असर नहीं था। लेकिन आपने कहा कपास मिलें, इसमें कुछ भारतीय उद्यमी भी थे? हाँ, कपास मिलें इस दौर का एक महत्वपूर्ण अपवाद है। शुरू में तो बॉम्बे की मिलें भी सूत बनाकर चीन को निर्यात करती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने घरेलू बाजार के लिए कपड़ा बनाना शुरू किया। अच्छा। और यहीं पर भारतीय उद्यम का उदय दिखता है। बॉम्बे में पारसी समुदाय जैसे टाटा, खोजा, भाटिया व्यापारी, और अहमदाबाद में बनिया व्यापारी, ये लोग कपास मिलों में आगे आए। तो बॉम्बे, अहमदाबाद में भारतीय आगे आ रहे थे। कलकत्ता का क्या हाल था? कलकत्ता में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। वहां यूरोपीय मैनेजिंग एजेंसी हाउसेज का दबदबा था। मैनेजिंग एजेंसी हाउस, ये क्या होता है? इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे सेक्शन 17.5 में, पर अभी संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में ये ऐसी फर्में थीं जो पैसा लगाती थीं और कई सारी कंपनियों का मैनेजमेंट संभालती थीं। कलकत्ता में एंड्रू यूल, जार्डिन स्किनर, बर्ड एंड कंपनी, शॉ वॉलिस, बेग डनलॉप, हेलगर्स, ये कुछ बड़े नाम थे। फिर से सुनिए, एंड्रू यूल, जार्डिन स्किनर, बर्ड, शॉ वॉलिस, बेग डनलॉप, हेलगर्स। और इनका नियंत्रण किन उद्योगों में था? इनका चाय, कोयला और जूट पर लगभग पूरा नियंत्रण था। और इनका रवैया कैसा था? ये बहुत एकाधिकारवादी थे, आपस में मिलजुल कर काम करते थे, और भारतीयों को इन क्षेत्रों में घुसने से हतोत्साहित करते थे, मतलब घुसने नहीं देना चाहते थे। अच्छा, और टाटा स्टील का क्या हुआ इस दौर में? टाटा स्टील ने उत्पादन तो 1911 में शुरू कर दिया था जमशेदपुर में, लेकिन 1914 से पहले उसका उत्पादन बहुत ही कम, नगण्य था, तो इस दौर पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। तो कुल मिलाकर 1850-1914 का दौर कैसा रहा? कुल मिलाकर ब्रिटिश फर्मों का दबदबा, निर्यात पर ज्यादा ध्यान, हल्के विनिर्माण उद्योग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, सरकार की तरफ से कोई संरक्षण शुल्क, प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ नहीं, और घरेलू बाजार पर बहुत सीमित फोकस। ये थी कहानी 1914 तक। ठीक है, अब आते हैं दूसरे दौर पर, 17.4.2, 1914 से 1939 तक। यहाँ क्या बदलाव आए? यहाँ तस्वीर बदलनी शुरू हुई, प्रभुत्वों में बदलाव आया। ऐसा नहीं था कि यूरोपीय एजेंसियां एकदम खत्म हो गईं, वो अभी भी मजबूत थीं, पर अब उन्हें चुनौती मिलने लगी थी। चुनौती किससे? भारतीय उद्यमियों से। हाँ, भारतीय उद्यमियों और भारतीय पूंजी से। यहाँ पर सेन और बागची की एक परिकल्पना का जिक्र आता है। क्या कहते हैं वो? उनका तर्क है कि
शायद भारत के अविकसित रह जाने का ये कारण ये भी था कि यूरोपीय और भारतीय उद्यमों का फोकस अलग-अलग था। यूरोपीय फर्मों का ध्यान निर्यात पर था, जबकि भारतीय फर्मों ने घरेलू बाजार पर ज्यादा ध्यान दिया। ये एक दिलचस्प कोण है। और इस दौर में औद्योगिकरण की रफ्तार कैसी रही? इस दौर में यानी पहले विश्व युद्ध, फिर महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन और दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती सालों में औद्योगिकरण की रफ्तार असल में तेज हुई। ये थोड़ी हैरानी की बात है क्योंकि इसी दौरान विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं संकट में थी। हाँ, महामंदी ने तो अमेरिका और यूरोप को हिला दिया था, पर भारत में रफ्तार तेज हुई। क्यों और क्या नई बातें देखने को मिली? हाँ, रफ्तार तेज हुई और कई नई विशेषताएं उभरी। पहली बात, ज्यादातर जो नई कंपनियां या चिंताएं स्थापित हुईं वो भारतीय व्यापारिक समुदायों द्वारा की गई, और इनमें भी खासकर मारवाड़ी समुदाय का जिक्र आता है। टिम्बर्ग ने इस पर काफी काम किया है। मारवाड़ी समुदाय का उदय, ठीक है, और क्या? दूसरी बात, उत्पाद। अभी भी मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स ही बन रही थी, लेकिन अब कपास मिलें, कपड़े पर ज्यादा ध्यान देने लगी, सूत की बजाय। स्टील का उत्पादन टिस्को की वजह से महत्वपूर्ण हो गया, और उद्योगों में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ। 1930 के दशक में चीनी और कागज की कई मिलें लगी। तो उत्पादों का दायरा बढ़ा और बाजार का फोकस अब स्पष्ट रूप से घरेलू बाजार, डोमेस्टिक मार्केट पर आ गया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन कम हुआ। और उद्योग लगे कहाँ? क्या वो अब भी कलकत्ता और बॉम्बे में ही थे? नहीं, ये भी एक बदलाव था। उद्योग अब सिर्फ इन दो बड़े केंद्रों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अंदरूनी हिस्सों में भी फैलने लगे। जैसे चीनी मिलें यूपी बिहार में लगी। तो ये सब बदलाव क्यों हुए? रफ्तार क्यों तेज हुई? यूरोपीय पकड़ कैसे ढीली पड़ी? इसके कई कारण हैं। अमिय कुमार बागची इसका एक अच्छा स्पष्टीकरण देते हैं। क्या कहते हैं बागची? उनका कहना है कि पहला विश्व युद्ध और फिर महामंदी ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और उनकी भारत पर पकड़ को कमजोर किया। आयात मुश्किल हो गया। अच्छा, बाहर से माल आना कम हो गया। हाँ। दूसरा, इसी दौरान भारत में राष्ट्रीयवादी आंदोलन तेज हो रहा था। स्वदेशी की भावना जोर पकड़ रही थी। इसके दबाव में सरकार को 1920 के दशक में कुछ उद्योगों को संरक्षणवादी टैरिफ, प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ देने पड़े। यानी आयातित माल पर टैक्स बढ़ाना पड़ा ताकि भारतीय उद्योग मुकाबला कर सकें। बिल्कुल। तीसरा, पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों ने खासकर सप्लाई वगैरह के ठेकों से काफी मुनाफा कमाया था। उनके पास अब निवेश करने के लिए पूंजी, कैपिटल आ गई थी। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ आए। हाँ। प्रक्रिया क्या थी? प्रक्रिया थी आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो चीजें पहले बाहर से आती थीं, अब उन्हें देश में ही बनाया जाने लगा, क्योंकि बाहर से मंगाना मुश्किल या महंगा हो गया था, और सरकार ने टैरिफ लगाकर घरेलू उद्योगों को मदद भी दी थी। समझ गया। तो 1914-39 का दौर भारतीय उद्यम के आगे आने, घरेलू बाजार पर फोकस करने और उद्योगों के विविधीकरण का दौर था। बिल्कुल। अब तीसरा और अंतिम दौर 17.4.3 1939 से 1947 तक, दूसरे विश्व युद्ध का समय और आजादी से ठीक पहले। यहाँ क्या हुआ? देखिए, जो उपभोक्ता वस्तुओं पर आधारित औद्योगिकरण 1914-39 में हुआ था, उसकी अपनी सीमाएं थीं। बागची का यह भी कहना है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय और खपत, पर कैपिटा कंजम्पशन, इतनी कम थी कि सिर्फ उपभोक्ता वस्तुएं बनाकर औद्योगिकरण बहुत आगे नहीं बढ़ सकता था। बाजार जल्द ही संतृप्त, सैचुरेटेड हो जाता। तो फिर आगे? दूसरा विश्व युद्ध, WWI, एक नया अध्याय लेकर आया। इसने कुछ नई जरूरतें और नए अवसर पैदा किए। क्या हुआ इस दौरान? पहली बात, भारतीय औद्योगिक घराने, इंडियन बिजनेस हाउसेस, अब और ज्यादा ताकतवर होकर उभरे। टाटा, बिरला, वॉलचंद हीराचंद, JK सिंघानिया, श्रीराम ग्रुप, ये सब बहुत आगे आ गए। और यूरोपीय एजेंसियों का क्या हुआ? यूरोपीय एजेंसियां और कमजोर हुईं। युद्ध ने उनके और ब्रिटेन के बीच के संपर्क को और मुश्किल बना दिया। साथ ही इसी दौर में इंडिया लिमिटेड्स का उदय हुआ, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, MNCs, जो भारत में काम कर रही थी। अब भारतीय घरानों को इनसे भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। अच्छा, तो औद्योगिक फोकस किस तरफ गया? क्या अब भी उपभोक्ता वस्तुएं ही बन रही थी? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई। अब फोकस धीरे धीरे पूंजीगत वस्तुओं, कैपिटल गुड्स की तरफ जाने लगा। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनें, उपकरण जिनसे दूसरा सामान बनता है? हाँ, बिल्कुल। इंजीनियरिंग का सामान, धातुएं, रसायन, इसकी दो मुख्य वजह थी।
क्या? एक तो जाहिर है WWI की अपनी ज़रूरतें थी, युद्ध के लिए सामान बनाना था। दूसरा, जो उद्योग पिछले दौर 1914-39 में लगे थे, जैसे कपड़ा, चीनी, कागज़, अब उन्हें भी अपनी मशीनरी वगैरह की ज़रूरत पड़ रही थी। उनकी मांग पैदा हो रही थी। और भारतीय घरानों के पास जो पैसा इकट्ठा हुआ था, वो भी नए निवेश के रास्ते तलाश रहे होंगे। बिल्कुल। उनके पास युद्ध से और पहले से जमा हुआ मुनाफा था, जिसे वो अब इन नए, ज़्यादा जटिल क्षेत्रों में लगाना चाहते थे। लेकिन क्या ये आसान था? कैपिटल गुड्स बनाना तो ज्यादा मुश्किल होता होगा। हाँ, चुनौतियां थीं। तकनीकी जटिलता, टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी एक बड़ी चुनौती थी। दूसरा, युद्ध के समय प्लांट और मशीनरी का आयात करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि शिपिंग बाधित थी और पश्चिमी देश खुद युद्ध में लगे थे। फिर भी कुछ प्रगति हुई। हाँ, बिल्कुल हुई। इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स की संख्या तेजी से बढ़ी। युद्ध से पहले लगभग 600 थीं, जो बढ़कर 15,000 तक पहुंच गईं। 15,000? ये तो जबरदस्त उछाल है। हाँ, एल्यूमिनियम का उत्पादन भारत में पहली बार शुरू हुआ। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, जो एक MNC थी, और एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो JK ग्रुप की थी, इन दोनों ने 1943-44 में उत्पादन शुरू किया। याद रखें, इंडियन एल्यूमिनियम MNC और एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, JK ग्रुप। और टाटा केमिकल्स 1940 में शुरू हुई। टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, 1945 में बनी, जो बाद में गाड़ियां बनाने के लिए जानी गई। अच्छा। वालचंद हीराचंद ग्रुप ने शिपिंग, हवाई जहाज और कार बनाने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि सरकारी नीतियों ने इसमें बाधा डाली। इसी तरह बिरला ने भी कार बनाने की योजना बनाई, हिंदुस्तान मोटर्स, 1942, पर उत्पादन युद्ध के कारण देर से शुरू हो पाया। सरकार का फोकस उस वक्त युद्ध सामग्री, वॉर मटेरियल्स पर ज्यादा था। तो मतलब कोशिशें हो रही थी, पर कुछ बाधाएं भी थीं। हाँ, लेकिन नतीजा ये हुआ कि भारत के औद्योगिक ढांचे में एक धीमा ही सही पर महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव, स्ट्रक्चरल शिफ्ट शुरू हो गया था। हल्के उपभोक्ता उद्योगों से भारी और बुनियादी उद्योगों, हैवी बेसिक इंडस्ट्रीज की ओर। ये बहुत अहम जानकारी है। तो ये थे 3 दौर: 1850-1914 ब्रिटिश प्रभुत्व और निर्यात, 1914-1939 भारतीय उद्यम का उदय और घरेलू बाजार, और 1939-1947 पूंजीगत वस्तुओं की ओर पहला कदम। बिल्कुल। आते हैं सेक्शन 17.5 एंटरप्राइज यानी उद्यम पर। आपने मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम का जिक्र किया था। ये क्या था और इसने कैसे काम किया? हाँ, मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली या मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम औपनिवेशिक भारत के औद्योगिक परिदृश्य की एक बहुत ही खास विशेषता थी। क्या थी ये प्रणाली? इसमें होता ये था कि एक निजी फर्म, प्राइवेट फर्म होती थी, जिसे मैनेजिंग एजेंट कहते थे। ये फर्म न सिर्फ पैसा लगाकर नई जॉइंट स्टॉक कंपनीज को प्रमोट करती थी, बल्कि उनका पूरा प्रबंधन, मैनेजमेंट भी संभालती थी। मतलब एक ही फर्म कई सारी कंपनियों को चलाती थी। अच्छा, तो ये एक तरह का कॉर्पोरेट कंट्रोल का तरीका था। हाँ, कह सकते हैं। और ये तरीका ब्रिटिश और भारतीय दोनों ही तरह की फर्मों में आम था। दोनों ने इसे अपनाया। लेकिन क्या ब्रिटिश और भारतीय मैनेजिंग एजेंसियों के काम करने के तरीके में कोई फर्क था? केंद्रण यानी हॉरिजॉन्टल कंसंट्रेशन पर जोर देती थी। मतलब एक ही तरह के लाभदायक व्यवसायों जैसे जूट या कोयला में कई कंपनियां चलाना। वो काफ़ी रूढ़िवादी थीं, निर्यात पर उनका फोकस ज़्यादा था, और वो नस्ली रूप से बहुत विशिष्ट थी, यानी रेशली एक्सक्लूसिव। मतलब भारतीयों को आसानी से घुसने नहीं देते थे। बिल्कुल। उनके अपने क्लब थे, अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, जैसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी एसोचैम। इनमें भारतीयों का प्रवेश लगभग वर्जित था। और भारतीय प्रणाली कैसी थी? भारतीय मैनेजिंग एजेंसियां भी क्षैतिज संकेंद्रण करती थीं, और अक्सर ये पारिवारिक फर्में, फैमिली फर्म्स होती थीं, जहां परिवार के सदस्य ही मुख्य भूमिका में होते थे। लेकिन 20वीं सदी के पहले भाग में, जैसा हमने देखा, उन्होंने ज़्यादा पहल दिखाई। वो नए क्षेत्रों में गईं, घरेलू बाजार पर ध्यान दिया, और धीरे धीरे यूरोपीय प्रबंधन से भारतीय प्रबंधन की ओर एक बदलाव भी देखने को मिला। इसको समझने के लिए क्या कोई उदाहरण है? यूनिट में शायद 2 केस स्टडी हैं। हाँ, यूनिट में कलकत्ता की 2 बड़ी मैनेजिंग एजेंसियों की तुलनात्मक केस स्टडी दी गई है, जो इस फर्क को अच्छे से समझाती है। पहली है बर्ड हेलगर्स एंड कंपनी। ये यूरोपीय फर्म थी। हाँ, ये एक प्रमुख यूरोपीय फर्म थी, बंगाल चैम्बर और एसोचैम की सदस्य। मारिया मिश्रा ने इसे एक विशिष्ट या आर्केटाइपल मैनेजिंग एजेंसी कहा है। इसका इतिहास क्या था? कैसे शुरू हुई? इनकी शुरुआत दिलचस्प है। ये पहले लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे, फिर कोयला खदानों में आए, फिर जूट मिलें लगाईं, और फिर कागज, टिटागढ़ पेपर मिल्स में भी गए। पहले विश्व युद्ध के आसपास ये अपने शिखर पर थे। 1917 में इनका हिलगर्स नाम की एक और पुरानी फर्म के साथ विलय हो गया।
तब ये बर्ड हिलगर्स बन गए। लेकिन फिर क्या हुआ WWY के बाद? पहले विश्व युद्ध के बाद इनमें एक तरह का ठहराव आ गया। इन्होंने कुछ हल्की इंजीनियरिंग की कंपनियां शुरू की थीं, जिन्हें वॉर बेबीज कहा गया, पर वो ज्यादातर असफल रहीं। एक बड़ी स्टील परियोजना, तस्काल नाम से की योजना थी, वो भी रद्द कर दी गई। तो वो सतर्क हो गए? हाँ, बहुत ज्यादा सतर्क और रूढ़िवादी हो गए। उन्होंने अपना ध्यान वापस अपने सुरक्षित समझे जाने वाले व्यवसायों, जूट, कोयला, कागज पर ही केंद्रित कर लिया। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि जब भारतीय उद्यमी जैसे GD बिड़ला जूट जैसे उनके गढ़ में भी घुसकर उन्हें टक्कर देने लगे, तो बर्ड हेलिगर्स जैसी फर्में पिछड़ने लगी। वो अपने पुराने कोर बिजनेस जूट, कोयला, टीटागढ़ पेपर तक ही सिमट कर रह गईं और तेजी से बढ़ते हुए भारतीय घरानों से पीछे रह गई। तो ये कहानी है एक बड़ी यूरोपियन एजेंसी की जो समय के साथ ढल नहीं पाई। अब दूसरी केस स्टडी देखते हैं 17.5.2 बिड़ला ब्रदर्स की। हाँ, बिड़ला ब्रदर्स ये एक प्रमुख भारतीय फर्म थी और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अपना अलग चैम्बर बनाया, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और बाद में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI। ये यूरोपियन चैम्बरों के विरोध में या उनके समानांतर खड़े किए गए थे। अच्छा, इनका इतिहास क्या है? ये कहाँ से आए? बिड़ा परिवार मारवाड़ी समुदाय से आता है, राजस्थान के पिलानी से। इनका विकास पारंपरिक पारिवारिक व्यवसायों से हुआ, जैसे शिवनारायण बलदेवदास वगैरह। शुरुआत बहुत साधारण थी। कहा जाता है कि परदादा सिर्फ 10 रुपए महीने के क्लर्क थे। सिर्फ 10 रुपए? हाँ, और फिर परिवार के लोग बॉम्बे गए, वहां अफीम के सट्टे ओपियम स्पेक्यूलेशन में पैसा कमाया। फिर कलकत्ता आए, वहां जूट और गनी के व्यापार में लगे। जी, GD बिड़ला, जो इस ग्रुप के मुख्य निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने शुरुआती दिनों में यूरोपीय फर्मों के लिए ब्रोकर का काम भी किया। अच्छा, तो शुरुआत ब्रोकरेज से हुई, फिर बड़ा ब्रेक कब मिला? बड़ा उछाल आया पहले विश्व युद्ध के दौरान। कहा जाता है कि उनकी पूंजी सिर्फ 4 साल में 20 लाख रुपए से बढ़कर 80 लाख रुपए हो गई। 20 लाख से 80 लाख? अरे वाह! कैसे? मुख्य रूप से चांदी के सट्टे और जूट के व्यापार से। वो युद्ध के दौरान जूट के प्रमुख निर्यातकों में से एक बन गए। तो इस मुनाफे ने उन्हें आगे बढ़ने का आधार दिया? बिल्कुल। 1919 में बिड़ला ब्रदर्स फर्म का औपचारिक गठन हुआ और GD बिड़ला ने इसका नेतृत्व संभाला। और फिर उन्होंने विस्तार कैसे किया? किन किन क्षेत्रों में गए? उन्होंने बहुत तेजी से और बहुत अलग-अलग क्षेत्रों में विस्तार किया। 1919 में ही उन्होंने अपनी पहली जूट मिल बिड़ला जूट लगाई, जो अंग्रेजों के गढ़ में सीधी चुनौती थी। 1920 में दिल्ली में कपास मिल खोली। जूट, कपास और फिर 1930 के दशक में जब चीनी उद्योग को संरक्षण मिला, तो उन्होंने बिहार और यूपी में कई चीनी मिलें लगा दी। उसी दशक में कागज मिलों उड़ीसा और हैदराबाद में भी प्रवेश किया। कुछ नाम याद रखें। बिड़ला जूट 1919, दिल्ली क्लॉथ मिल 1920, बिहार यूपी में चीनी मिले 1930, उड़ीसा हैदराबाद में कागज मिले 1930। ये तो सब उपभोक्ता वस्तुएं थीं। क्या वो कैपिटल गुड्स की तरफ भी गए, जैसा आपने पहले बताया था? हाँ, उन्होंने उस दिशा में भी सोचा। दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले उन्होंने टेक्सटाइल मशीनरी कॉर्पोरेशन टेक्समाको की योजना बनाई, जो कपड़ा मिलों के लिए मशीनें बनाती, और 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना की कार बनाने के लिए। हालांकि युद्ध के कारण इन दोनों का उत्पादन शुरू होने में देरी हुई। तो आजादी के समय बिड़ला ग्रुप का आकार क्या था? आजादी के समय बिड़ला ग्रुप की कंपनियों की कुल शेयर पूंजी लगभग 24.8 करोड़ रुपए थी। 24.8 करोड़ रुपए। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा औद्योगिक साम्राज्य था। तो बर्ड हेलिगर्स और बिड़ला ब्रदर्स की कहानी एकदम विपरीत है। एक ठहरा हुआ, दूसरा गतिशील। बिल्कुल। और आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद यही ट्रेंड जारी रहा। ज्यादातर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसियां धीरे धीरे भारतीय घरानों, खासकर मारवाड़ी ग्रुप्स द्वारा अधिग्रहित कर ली गई, टेकन ओवर, या फिर उन्होंने अपना भारतीय कारोबार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ जोड़ लिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की विरासत, लेगेसी क्या रही? विरासत ये रही कि आजादी के समय भारत के पास एक मजबूत स्वदेशी व्यापारिक वर्ग मौजूद था, जिसके पास पूंजी भी थी और अनुभव भी। ये आजाद भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हुई। ठीक है, तो हमने औद्योगिकरण की परिभाषा, उसके मापन, उसके अलग अलग दौर और उद्यम के पैटर्न को समझ लिया। अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। सेक्शन 17.6 वाई नो टेक ऑफ? टेक ऑफ क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। एक इतिहासकार हुए हैं डेनियल थॉर्नियर। उन्होंने औपनिवेशिक भारत के औद्योगिक विकास को देखकर कहा था कि ये विकास
अजीब तरह से एक तरफा था। मतलब कुछ हुआ तो पर उसमें संतुलन नहीं था। न औद्योगिक क्रांति हुई, न ही वो टेक ऑफ हुआ जिसकी उम्मीद की जाती है। तो क्यों नहीं हुआ, यही मूल बहस है। हाँ, यही मूल बहस है और इस पर इतिहासकारों में कोई आम सहमति नहीं है। मुख्य दृष्टिकोण क्या है? मोटे तौर पे दो मुख्य दृष्टिकोण या तर्क दिए जाते हैं। पहला दृष्टिकोण, जिसके समर्थक जैसे मॉरिस डेविड मॉरिस हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की अंदरूनी कमजोरियों या पिछड़ेपन को जिम्मेदार ठहराते हैं, जैसे कि तकनीकी संरचना का कमजोर होना, सामाजिक बाधाएं, उद्यमशीलता की कमी वगैरह। यानी समस्या भारत के अंदर ही थी। हाँ, इस दृष्टिकोण के अनुसार। दूसरा दृष्टिकोण, जिसके प्रमुख प्रस्तावक अमिया कुमार बागची जैसे विद्वान हैं, वो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानते हैं। अच्छा, उनका क्या तर्क है? उनका तर्क है कि अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसी नीतियां अपनाई जिनसे भारत का स्वतंत्र औद्योगिक विकास रुक जाए। उन्होंने भारत को सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर और अपने तैयार माल का बाजार बनाए रखा। उन्होंने भारतीय उद्योगों को पनपने नहीं दिया, भेदभाव किया और अपनी एकाधिकारवादी व्यवस्था, मोनोपोलिस्टिक सिस्टम को थोपा। तो एक तरफ भारतीय पिछड़ापन, दूसरी तरफ ब्रिटिश शोषण। हाँ, ये दो मुख्य व्याख्याएं हैं। और जैसा मैंने कहा, इतिहासकारों में इस पर कोई पूरी सहमति नहीं है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं हो, या दोनों ही कारकों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई हो। तो फिर आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? जो हमने शिव सुब्रमण्यम के आंकड़े देखे, वो किस तरफ इशारा करते हैं? आंकड़े, जैसा हमने संक्षेप में देखा, एक मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। वो दिखाते हैं कि बड़े पैमाने के उद्योग की विकास दर, ग्रोथ रेट, 1947 के बीच काफी ऊंची 4.41% थी, लेकिन वो बहुत कम आधार, लो बेस से शुरू हुई थी। हाँ, इसलिए वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को बदल नहीं सकी। कृषि का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, जिसने समग्र विकास, ओवरऑल ग्रोथ को नीचे खींच लिया। कारीगर उद्योग बहुत धीरे धीरे बढ़े या उनमें रोजगार कम हुआ। तो आंकड़ों का निष्कर्ष क्या है? आंकड़ों का निष्कर्ष यही है कि उद्योग का क्षेत्र बढ़ा जरूर, लेकिन इतना नहीं कि वो पूरी अर्थव्यवस्था को रूपांतरित कर सके, उसे एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था बना सके। वो टेक ऑफ वाली गति नहीं पकड़ पाया। तो कोई आसान जवाब नहीं है कि टेक ऑफ क्यों नहीं हुआ। शायद कई कारण मिलकर जिम्मेदार थे। बिल्कुल। ये एक जटिल ऐतिहासिक प्रश्न है जिसका उत्तर शायद हमेशा बहस का विषय रहेगा। ये पूरी चर्चा बहुत ही विस्तृत और ज्ञानवर्धक रही। अब अगर हम इस पूरी यूनिट 17 के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराना चाहें तो क्या कहेंगे? एक तरह से की टेकअवेज? हाँ, बिल्कुल। तो मुख्य बातें ये हैं। औद्योगिकरण की परिभाषा भारतीय संदर्भ में सीधी नहीं है। बड़े कारखानों के साथ साथ छोटे और कुटीर उद्योगों को भी देखना जरूरी है। सही। दूसरा, मापन के लिहाज से देखें तो 19वीं सदी में बड़े उद्योगों की शुरुआत बहुत धीमी थी। राष्ट्रीय आय में उनका योगदान ना के बराबर था। 20वीं सदी 1947 में शिव सुब्रमण्यम के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, पर विकास कमजोर और रुक रुक कर हुआ। जिसमें फैक्ट्री उत्पादन तो तेज 4.41% सालाना बढ़ा, पर रोजगार उतरा नहीं। हाँ, और कारीगर उत्पादन बहुत धीमा 0.46% बढ़ा और कारीगरों की संख्या घट गई। कुल औद्योगिक उत्पादन सिर्फ 1.68% सालाना बढ़ा और उद्योग का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 10.8% से बढ़कर 14.9% ही हो पाया। विश्व की तुलना में 1913-38 ग्रोथ रेट अच्छी थी, पर वो लो बेस इफेक्ट था। बिल्कुल। तीसरा, काल विभाजन जरूरी है। 1850 से 1914 ब्रिटिश प्रभुत्व, निर्यात उन्मुख चाय, कोयला, जूट, सूत, यूरोपीय मैनेजिंग एजेंसियां हावी, सीमित भारतीय उद्यम, सिर्फ कपास। 1914 से 1939 भारतीय उद्यम का उदय, खासकर मारवाड़ी, घरेलू बाजार पर फोकस, आयात प्रतिस्थापन, टैरिफ संरक्षण, विविधीकरण, चीनी, कागज, स्टील। 1939 से 1947 WW सेकंड का प्रभाव, पूंजीगत वस्तुओं की ओर धीमा बदलाव, इंजीनियरिंग, धातु, रसायन, भारतीय कंपनियां टाटा, बिरला का नेतृत्व, MNCs का प्रवेश। चौथा, उद्यम के स्तर पर मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली अहम थी। ब्रिटिश एजेंसियां जैसे बर्ड हेल्गर्स रूढ़िवादी और बाद में स्थिर हो गईं, जबकि भारतीय एजेंसियां जैसे बिरला ब्रदर्स ज्यादा गतिशील और विस्तारवादी साबित हुईं। हाँ, और पांचवा और आखिरी बिंदु, टेक ऑफ क्यों नहीं हुआ, इस पर बहस जारी है। भारतीय पिछड़ापन बनाम औपनिवेशिक नीतियां। औद्योगिक विकास हुआ,
पर वो कृषि के खराब प्रदर्शन और निम्न शुरुआती स्तर के कारण पूरी अर्थव्यवस्था का कायापलट करने में नाकाम रहा। बहुत बढ़िया सारांश। इन पैटर्न्स को समझना यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हमने शुरू में कहा, जीएस पेपर 1 में आधुनिक भारतीय इतिहास और जीएस पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए ये समझ जरूरी है। ये आज की हमारी विकास की चुनौतियों को उनकी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ता है। बिल्कुल, ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये वर्तमान को समझने की कुंजी भी है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे विवरण, नाम, तारीखें, आंकड़े और बहस के बिंदु हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि इसे एक बार और जरूर सुनें। रिवाइज करने में बहुत मदद मिलेगी। हाँ, दोहराना बहुत जरूरी है। यूपीएससी से परे भी भारत की आर्थिक यात्रा को समझने के लिए, विकास की जटिलताओं की सराहना करने के लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी है। निश्चित रूप से। एक गहराई से यूपीएससी टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सुन लो यूपीएससी को तुरंत लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सवाल और विचार नीचे कमेंट्स में लिखें और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।